दोस्तों नमस्कार। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश शर्मा जी मौजूद हैं और आज हम चर्चा करेंगे आरएलडी के जो चीफ हैं जयंत चौधरी, जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं। उन्होंने आज मीरापुर विधानसभा उपचुनाव में ताबड़तोड़ जनसभाएं की हैं। 4 गांवों में उन्होंने लगातार सभाएं की हैं। दिन भर आज मीरापुर में रहे वो। पहली सभा उनकी बेल्डा गांव में थी, दूसरी भोकरहेड़ी नगर पंचायत में थी, तीसरी जड़बड़ कटिया गांव में थी और चौथी नूनीखेड़ा गांव में थी। चारों गांवों का सोशल इक्वेशन डिफरेंट है, अलग अलग है। और आज इन 4 जनसभाओं में खास बात ये रही कि जो मंच पर बैठने की तरतीब थी वो अहम थी। दूसरा, जड़बड़ कटिया गांव चूंकि गुजर बाहुल्य गांव है तो वहां पर कृष्णपाल गुजर जो फरीदाबाद के सांसद हैं, तीसरी बार के केंद्र सरकार में मंत्री हैं, वो भी इनवाइटेड थे, वो भी आए थे वहाँ पे। और मंच सज्जा के साथ साथ हम इस पर भी बात करेंगे कि जयंत चौधरी ने कौन कौन से मुद्दे वहाँ पर छेड़े, कौन कौन से तार छुए उन्होंने और किस पिच पर वो इस चुनाव को ले जाना चाहते हैं। तो राजेश भाई साहब, आप से मैं जानना चाहूँगा, पहला एक वीडियो हमने जारी किया था आज दिन में जब वो बेल्डा की सभा कर चुके थे। बेल्डा की सभा में डॉक्टर संजीव बालियान मंच पे नहीं थे, विक्रम सैनी मंच पे नहीं थे और कटोगे बटोगे के फॉर्मूले पे वहाँ बात नहीं हुई थी। फिर हमने दूसरी जनसभा उनकी भोकरहेड़ी में देखी तो वहाँ भी इस तरह की बातें नहीं हुई। तीसरी जनसभा जड़बड़ कटिया में हुई। तो मैं इन चारों जनसभाओं में आपसे चाहूँगा कि आप थोड़ा हमें ये बताइए कि मंच पर कैसे कैसे लोग बैठे थे दोनों दलों के, चूँकि दोनों दलों का कोएलिशन है और जनता के बीच में छोटी छोटी चीज़ों का मैसेज जाता है। डॉक्टर साहब, पिछले लगभग 15 दिन से मीरापुर पर चर्चा है और इन 15 दिन में हमने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। सबसे पहले हमने जैसे चुनाव शुरू हुआ तो डासना का प्रोग्राम देखा, फिर बहराइच का प्रोग्राम देखा और फिर ऐसे ही बुढ़ाना का प्रोग्राम देखा। तो उससे ये एक ऐसा परसेप्शन बन गया था कि जो मीरापुर का चुनाव है वो और जो नारे थे कटोगे या बटोगे कि बिल्कुल उस अंदाज पे होना है। बटोगे तो कटोगे। हाँ। या 80-20 इस फॉर्मूले पर शायद पोलराइजेशन होगा मुजफ्फरनगर के मीरापुर में। आप देखो कि जो खतौली के पूर्व विधायक हैं विक्रम सिंह सैनी, उन्होंने सुंबुल राणा के पति पे एक आरोप लगाया पूर्व सांसद पे और वो बड़ा वैसा आरोप था कि भाई हमारी जाति के कुछ बताया उन्होंने कि भाई उन्हें और फिर बाद में उन्होंने बच्चों को लेकर भी टिप्पणियां की और वो लगातार एग्रेसिव जैसा विक्रम सैनी का पुराना रहा है इतिहास। तो मतलब कुछ भी बोल दिया, एक माहौल क्रिएट करना। आज डॉक्टर साहब ऐसा लगा, आज चारों सभाओं में आज हम रहे। सुबह बेल्डा गांव में थी, उसके बाद में फिर भोकरहेड़ी में हुई, फिर जड़बड़ कटिया में हुई और फिर रात में नूनीखेड़ा में हुई। आज से एक अलग परसेप्शन ये हो गया। आप देखिए कि अभी 3-4 दिन पहले पूर्व मंत्री संजीव बालियान ने एक बयान देकर विवाद पैदा कर दिया था और विवाद यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं है, जातियों का विवाद था। ये कह के कि भाई जातियों के संगठन ये जो हैं ये कहाँ चले गए, सब लोग इन्हें कौन बनाता है और ये चूँकि उनके खिलाफ हैं और इन्हें गंगा जी में भादी, इस तरह की बात करके उन्होंने एक माहौल अलग तरह का लेके गए थे वो। और आज जयंत चौधरी ने मैनेज कर दिया वो। आज मैं सुबह ये सोच कर गया था कि आज अगर वहाँ जयंत चौधरी होंगे और इधर संजीव बालियान और विक्रम सैनी होंगे तो जयंत चौधरी जी क्या बोलेंगे, संजीव बालियान क्या बोलेंगे, विक्रम सैनी क्या बोलेंगे। मुझे इसलिए पूरी संभावना थी क्योंकि मिथिलेश पाल का जब टिकट हुआ तो ये माना गया, बीजेपी के मंच की ओर से कहा भी गया, बहुत सारे लोगों ने बताया कि मिथिलेश पाल जब भाजपा में थी, जब आई थी तो भाजपा में डॉक्टर संजीव बालियान लेकर आए थे और चूंकि वो चुनाव लड़ा रहे हैं उनको लगाया भी है उसमें। तो आज देख रहे हैं मंच पर क्या बोलेंगे। लेकिन जैसे बेल्डा में जब मंच ये भी एक परसेप्शन बना था शुरू में कि ये संजीव बालियान का टिकट है, मिथिलेश पाल ने जो टिकट हुआ वो संजीव बालियान का हुआ। तो ये परसेप्शन आज जयंत चौधरी और मिथिलेश दोनों ने तोड़ दिया। दोनों ने कहा, जयंत चौधरी ने भी कहा और मिथिलेश ने भी कहा कि 2009 में चौधरी अजीत सिंह ने उनको प्रत्याशी बनाया था। बिल्कुल। तो जयंत ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये मेरी प्रत्याशी नहीं है, चौधरी अजीत सिंह जी प्रत्याशी बना के गए थे, इनको 2.5 साल का कार्यकाल तब मिला था इनको और 2.5 का अब दे दो इनको तो इनके 5 साल पूरे हो जाएं। बिल्कुल। तो मैं कोई नई प्रत्याशी लेके नहीं आया हूँ, पुरानी नेता है पार्टी की। तो वो परसेप्शन ब्रेक कर दिया उन्होंने कि संजीव बालियान का टिकट है। एक तो वो ब्रेक कर दिया, दूसरा जो हम अंदाजा लगा रहे थे, जो मैंने बताया अभी बुढ़ाने की घटना, जो कहा कि एक्शन पे रिएक्शन होगा। आज चूंकि जयंत चौधरी के मंच पे किसी भी रैली में 4 रैली हुई, 4 रैली में दोनों नेता गायब मिले। और मन सज्जा की अगर बात करें तो
3-4 मुस्लिम जनप्रतिनिधि मजबूती के साथ अगली रो में बैठे हुए मिले। अशरफ अली अध्यक्षता की। जड़बड़ कटिया गांव में तो जो जनसभा हो रही थी उसकी अध्यक्ष जो है वो मुस्लिम नेता कर रहे थे, और अशरफ अली जो थाना भवन के विधायक हैं वो अगली पंक्ति में बैठे थे। गुलाम मोहम्मद, उनके साथ हाजी गुलाम मोहम्मद जो मेरठ के सिवाल खास के विधायक हैं वो बैठे थे। इसके अलावा जो है मेरठ के जो जिला अध्यक्ष हैं मतलूब गौड़, वो मंच पे बैठे हुए थे आगे। और जो है एक कॉम्बिनेशन, मतलब ये मैसेज देने की कोशिश की कि कम्युनल हार्मनी से चुनाव लड़ा जाएगा। आज एक भी लीडर मंच पे ऐसा नहीं था जो आग बरसाने वाला हो। सब वे थे जो सांप्रदायिक सौहार्द की बात करते हैं। जैसी बेल्डा में डॉक्टर साहब सुबह रैली हुई चौधरी साहब की, उससे ये अंदाजा लग गया था कि जो चुनाव है ये इस तरह का टर्न ले गया। ये टर्न राजपाल सैनी ने भी स्टेब्लिश कर दिया था, और उन्होंने अपने छोटे से संबोधन में ये परसेप्शन बना दिया था कि चौधरी जैन जो है वो हिंदू मुस्लिम डिवाइडेशन में विश्वास नहीं करते, वो यूनिटी में विश्वास करते हैं। जाति और धर्म के परे जाके आम लोगों के लिए काम। बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि वो इतने हिंदुओं के इतने मुस्लिमों के हैं। और फिर बाद में उन्होंने ये भी कहा कि जो पूर्व सांसद जी ने कहा, जैन जी ने कहा, बोले समझो कि वो बोल मेरे, मैं समर्थन करता हूं, वो मेरे दिल की बात है। हाँ। और डॉक्टर साहब आज एक अच्छी बात ये लगी, हालांकि हमें ये नहीं पता कि क्या वजह रही, लेकिन ये जरूर आज सालता रहा चारों रैली में बहुत सारे लोगों ने चर्चा की कि संजीव बालियान कहाँ हैं, विक्रम सैनी कहाँ हैं। और जब बेल्डा में हुई, आपके याद होगा जब हम लोग जड़गढ़ कटिया जा रहे थे, उससे पहले गांव पड़ता है, वो मुस्लिम बाहुल गांव है सिकंदरपुर। तो सिकंदरपुर में इस बात की चर्चा की वहाँ लोगों ने, वो मुस्लिम समाज के लोगों ने चर्चा की, क्योंकि वहाँ जो एक लड़का आया था जो आके बैठा बाद में, उस लड़के से उन्होंने पूछा होगा, वो लड़का वहाँ बेल्डा था, वो इसलिए गया था, बेल्डा गया होगा या वो, हालांकि उसने हमसे तो कुछ और बताया, हो सकता है कि लोकदल कार्यकर्ता हो। उसने ये बताया कि बेल्डा में आग उगलने वाला कोई नेता मंच पर नहीं था। नहीं, उसने क्या बताया, ये तो जग जाहिर है। तो हम तो नहीं, मैं कह रहा जब वहाँ चर्चा हुई तो वे जो दो लोग थे, दो बुजुर्ग, उन्होंने कहा। तो मतलब मुझे लग रहा है तो ये चर्चा रही, और रैली में चर्चा रही बहुत सारी। आप देखो बीजेपी की ओर से सब वो नेता मंच पे थे जो बिल्कुल शांत स्वभाव वाले हैं। अगर मैं बात जड़गढ़ कटिया में मेरठ के लोग थे, मेरठ से देवेंद्र गुजर बीजेपी की ओर से थे, वो बैठे हुए थे बिल्कुल शांत स्वभाव। आप देखिए हरपाल सैनी थे और विनय प्रधान थे, बड़े मेरठ के जिला मेरठ से थे। हाँ, एक वो जो है पूर्व जिला पंचायत सदस्य, वो तो बोले भी अच्छा, विपेन सुधा वाल्मीकि। हाँ, मेरठ के पूर्व जिला पंचायत सदस्य, अच्छा बोले भी, वो अच्छा बोले, बड़ा धारदार और आक्रामक। हाँ, बढ़िया। आप लोग मंच पे जितने भी लोग थे वो सब धारदार तो बोले, पर किसी के भी मुंह से एक शब्द हिंदू मुस्लिम का नहीं निकला। सब लोगों ने एकता की बात की। तो मुझे ये लग गया कि अब जो हम सोच रहे थे ना कि भाई चुनाव आमने सामने होगा, हिंदू मुस्लिम का आधार पर होगा, अब ऐसा नहीं होगा। अब ये लग गया कि चुनाव जो होगा, अब वो चूंकि जब ये लग रहा था कि अगर ये लोग चुनाव की बागडोर संभालेंगे, मंच से आग उगलेंगे, तो हो सके कि वो पक्का पोलराइजेशन, पर अब ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जयंत चौधरी ने एक ही दिन में उसे ढाल दिया दूसरी तरफ। और मुझे लगता है आज, मुझे इतना लगता है, हालांकि वो पॉलिटिकल पर जो चर्चा थी, मेरे ख्याल में कि एक नया परसेप्शन क्रिएट करने के लिए जयंत चौधरी के मंच पे, इसीलिए विक्रम सैनी और डॉक्टर संजीव बालियान आज नहीं आए। हाँ, उस पर राजपाल सैनी बैठे हुए थे, उस पर 3-4 मुस्लिम नेता बैठे हुए थे, विधायक उनके, और उस पर उनके क्षेत्रीय अध्यक्ष मंच पे ही बैठे थे, योगेंद्र जी। नरेंद्र खजूरी थे जो SC/ST आयोग के मेंबर हैं, खजूरी वही थे, और मिथिलेश पाल तो मौजूद ही थी चूंकि कैंडिडेट थी वो, और चंदन चौहान की मौजूदगी वहाँ पे थी। तो ये कुल मिला के एक इमोशनल कार्ड भी जयंत चौधरी आज खेल गए। जब वो बात कर रहे थे तो दोनों जगह उन्होंने एक तो अखिलेश यादव के PDA पे अटैक किया, अखिलेश यादव का नाम लेके उन पर अटैक किया, बसपा सुप्रीमो मायावती पे कोई बात नहीं की, चंद्रशेखर आजाद पे कोई बात नहीं की उन्होंने, कांग्रेस के बारे में कोई बात नहीं की, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के बारे में कोई बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ PDA की बात की, अखिलेश यादव का नाम लिया 2-3 बार, PDA की फुल फॉर्म भी बताई, और PDA की फुल फॉर्म भी बताई कि ये पर्सनल डेवलपमेंट एंड एरागेरा है। तो ये जो है इसका जनता के हितों से कोई लेना देना नहीं है। और वो उन्होंने ये भी कहा कि भाई ये लगातार चुनाव हार रहे हैं और EVM पे डालते हैं पूरा, तो हमने तो गंगा मेले की वजह से तारीख बढ़ाने की बात हम इसलिए कर रहे थे कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो पब्लिक का वोटिंग में, ताकि एक अच्छा जनप्रतिनिधि चुन करके आए। तो इस तरह से उन्होंने अटैक भी किया। और दूसरा, जयंत चौधरी लगातार अपनी जो डेवलपमेंट ओरिएंटेड स्कीम्स हैं, जो उनके कौशल विकास मंत्रालय की स्कीम्स हैं, उनका भी नरेशन किया उन्होंने, और रिश्तों का खेल पूरा एक तरह से दिखाई दिया वहाँ पे। इमोशनल कार्ड
जड़बड़ कटिया में खास हाँ, तौर पे। इमोशनल, जैसे वहां चंदन चौहान लगातार जो है मिथिलेश पाल को अपनी बुआ जी बताते रहे और वो उन्हें भतीजा बताती रही और वो हवाला देते रहे कि मेरे पिताजी स्वर्गीय चंदन चौहान ने भी मिथिलेश पाल को 2009 में विधायक बनवाया था, संजय चौहान जी ने। और वो जो है लगातार रिश्तों का हवाला देते रहे। फिर वो जैन चौधरी जी से रिश्तों का हवाला देते रहे और जैन चौधरी भी चौधरी बाबू नारायण सिंह जी से चौधरी चरण सिंह जी के रिश्तों का हवाला देते रहे। और फिर एक तरह से जो है पूरा आप देखिए कि एक परिवार जैसा माहौल बनाने की कोशिश की गई, इमोशनल कार्ड पे पूरा चलने की कोशिश की गई वहाँ पे। अब देखो जड़बड़ कटिया में, चूंकि ये लगा जयंत चौधरी जी को कि जड़बड़ कटिया में उनका विरोध होगा, जैसे चल रहा लगातार, चाहे वो संजीव बालियान के बयान का मामला हो, चाहे वो गुजर प्रत्याशी न बनाने का मामला हो। और ये लग रहा था जयंत चौधरी ये पूरा मन बना के आए थे कि जड़बड़ कटिया के मंच से मैं सॉरी बोलूंगा लोगों को। हाँ, कुछ नाराजगी झेलनी पड़ नाराजगी, हाँ। आप देखो ऐसी बातें आ रही थी ना कि भाई अलग अलग जातियों के प्रतिनिधि टिकट मांग रहे थे, तो चंदन चौहान की पत्नी का भी टिकट कटा था, तो उनको लगता था कि शायद जो है वहां पे कुछ नाराजगी झेलनी पड़ेगी। आप देखो जब उन्होंने कहा, जैसे उन्होंने कहा मिथिलेश पाल ने, तो नहीं चंदन चौहान ने कहा, इमोशनल कार्ड खेला कि जब मेरे पापा सांसद थे तो वो संयोग देखो 2009 में उन्होंने बुआ जी को चुनाव लड़वाया और आज मैं सांसद बना हूं तो मैं भी बुआ जी को चुनाव लड़ा रहा हूं। दूसरा, जैसे उन्होंने जोड़ा ना कि चौधरी साहब के नारायण सिंह जी से रिश्ते कैसे थे, चंदन चौहान के बाबा से कैसे रिश्ते थे, क्योंकि ये तो है डॉक्टर साहब कि इस मोरना क्षेत्र में जब मतलब जब नारायण सिंह का नाम आता है, संजय चौहान का नाम आता है, तो अगर आक्रोश में भी है गुजर तो फिर वो इमोशनल हो जाते हैं। आज भी वहाँ जो है, आज भी हमने बात करी वहाँ उनसे, हम बात कर रहे थे, वहाँ गुजर नेता थे जड़बड़ गाँव के, तो वो बहुत नाराज थे। हमने कैसे नाराजगी, अब वोट दोगे, बोले यार अब ये इमोशनल कार्ड खेलते हैं, हम नारायण सिंह जी के बाहर कैसे चले जाएंगे, चंदन से बाहर कैसे चले जाएंगे, बोले बहुत सारी समस्या है कहने को, तो पर ठीक है अब तो वोट देंगे, बाद में बात करेंगे। तो वो जो इमोशनल कार्ड खेला, कहना पड़ा जयंत चौधरी को कि मैं तो ये सोच कर आया था कि लोगों में इतनी नाराजगी है, मुझे ऐसा डरा रखा था कि मुझे लोगों से ये कहना पड़ेगा, सॉरी बोलना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा कि भाई पॉलिटिकल जब टिकट वितरण होता है तो किसी एक को होता है और हमें बहुत सारे लोग जोड़ना होता है। उन्होंने कहा लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग अच्छी तरह, भाई सब लोग नारेबाजी कर रहे थे, अच्छा माहौल में, बेसिकली भयंकर भीड़ थी। अलग अलग कास्ट कॉम्बिनेशन वाले गांव थे। भोकरहेड़ी जो है वो जाट बहुल और मुस्लिम बहुल कस्बा है। बेल्डा मिश्रित आबादी वाला है, जाट वहाँ भी अच्छी खासी संख्या में। नूनी खेड़ी में जो है जाट हैं। जड़बड़ कटिया गुजर बाहुल गाँव। बिल्कुल। तो चूंकि मिथिलेश पाल का टिकट होने के बाद ये जो दो बड़े सेगमेंट हैं जाट और गुजर, इन्हीं के बीच से सुगबुगाहट आ रही थी कि साहब विरोध हो सकता है, प्रत्याशी को लेकर नाराजगी है। तो आज की 4 रैलियों में, 4 जनसभाओं में जयंत चौधरी का फोकस ये था कि ये जो नाराजगी नाम का शब्द है इसको डाइल्यूट कर दें, इसका नैरेटिव इस इलेक्शन से खत्म कर दें। और उसमें वो काफी हद तक सफल होते हुए भी दिखाई दिए। कृष्णपाल गुर्जर को भी मंच पे लेके आए। हाँ। तो कृष्णपाल गुर्जर ने अपनी ससुराल का हवाला भी दिया कि मेरी ससुराल तो इमोशनल कार्ड उन्होंने भी खेला, रिश्तों का कार्ड खेला। और उन्होंने ये भी कहा कि जयंत चौधरी जी ने फरीदाबाद से तीसरी बार सांसद बनने में जयंत चौधरी की बड़ी भूमिका है। मैं तीसरी बार सांसद बना हूँ, फरीदाबाद से मुझे चुनाव जितवाने के लिए, लड़वाने के लिए गए। कहा कि मैं ऋणी हूँ चौधरी साहब का, मैं ऋणी हूँ इनका। और बोले अगर अब ये जो है अब मौका आपका है, अब आपको देखना है। तो ये रिश्तों का कार्ड, ये इमोशनल कार्ड। और आप देखो डॉक्टर साहब, नहीं सुनो, कृष्णपाल जी ने कितनी चतुराई का काम किया। उन्होंने एक मैसेज दे दिया कि मेरा इस क्षेत्र से क्या रिश्ता है। हाँ। उन्होंने कहा, डबल मैट पे बोलते हुए कहा कि मेरी ससुराल तो यही है। हाँ। जमालपुर गांव बताइए, वहाँ से ससुराल है। और जब मैं गुड़गांव से ससुराल आता था तो मुझे पूरा दिन लगता था। और आज जो है 1975 में। हाँ। उन्होंने कहा कि जब मैं 1975 में अपनी ससुराल आता था तो मुझे पूरा दिन गुड़गांव से दिल्ली होते हुए अपनी ससुराल जमालपुर आने में लग जाता था। और आज जब मैं आता हूँ तो 2 घंटे में आ जाता हूँ। तो उन्होंने सीधे तौर पे नहीं बताया कि मेरी ससुराल यहाँ है। हाँ। उन्होंने बता दिया कि मेरी ससुराल यहाँ है। इमोशनल बोले, मेरा मीरापुर क्षेत्र से जुड़ाव है। और दूसरा कहा कि भाई मेरे चुनाव में जयंत चौधरी जी का मैं ऋणी हूँ। यहाँ जयंत चौधरी ने एक कार्ड और खेल दिया। उन्होंने बीच में सवाल उछाला, जो लोग बैठे हुए थे हंसते हुए, कि कृष्णपाल जी कितनी बार ससुराल आते हैं। तो कृष्णपाल जी ने हंसते हुए मंच से ही जवाब दिया कि साल में 1 बार तो कम से कम आता हूँ। हाँ। और आप देखा ना मंच पे, जिस समय कृष्णपाल जब नाम लिया, जब कृष्णपाल जी को बोलना था
तो जो मंच संचालन कर रहे थे जिलाध्यक्ष, तो उन्होंने कहा कृष्णपाल जी ने कि पहले मैं बोलूंगा। उससे पहले जयंत चौधरी ने बुला के ये कह दिया था कि मुझसे कि मैं पहले बोल लूंगा और कृष्णपाल जी बाद में बोल रहे हैं, जो कि हमारे अतिथि हैं ये एक। और इस बात को लेकर मंच पे लगभग 40 सेकंड तक ये भी हो कि पहले मैं पहले आप का खेल चलता रहा। कृष्णपाल गुर्जर जैन जी से कहते रहे कि नहीं, आप बाद में बोलेंगे, आप यहाँ के बड़े नेता हैं, मैं तो अतिथि के तौर पे आया हूँ, तो आप बोलिएगा। और वो जो है जैन चौधरी कहते रहे नहीं, आप बाद में बोलेंगे, आप अतिथि हैं, मैं पहले बोलूंगा। जबकि सरकार करता नाम बोल दिया था कि जैन चौधरी जी आएंगे, ये सभा को संबोधित करेंगे। ये आत्मीयता और ये डिस्कशन वहां पे दिखाई दे रहा था साफ मंच पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक लखनवी तहजीब का अंदाज भी दो नेताओं के आज दिखाई दिया। देखो अभी 8 तारीख को एक बार फिर रैली होनी है, फिर 8 तारीख को मुझे लगता है कि चीफ मिनिस्टर यहाँ आएंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जैन चौधरी एक मंच पे होंगे मोरना में। अब वहां देखना होगा राणा जी कि वो ये पेस बना रहता है कि नहीं, मुख्यमंत्री का भाषण डाइल्यूट होता है कि नहीं होता है। ये वो बोलते हैं ना कि कटोगे तो बटोगे, वो बटोगे तो कटोगे। अब वो भाषण वो संबोधन में लाते हैं योगी जी या नहीं लाते, और अगर लाते हैं तो फिर बाद में जैन चौधरी का रिएक्शन क्या होगा? मुझे लगता है कि नहीं लेके आएंगे उसको, क्योंकि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज बीजेपी की स्ट्रेटेजी रहती है कि वो अपने तरीके से, जैसे जब समाजवादी पार्टी के साथ कोएलिशन था जैन चौधरी का, तो वेस्टर्न यूपी की बेल्ट में समाजवादी पार्टी ने खास तौर पे मुजफ्फरनगर की बेल्ट में जैन चौधरी को फ्री हैंड दिया था। आपको ध्यान हो, वो मिनिमम रैलियां करने इधर आए थे, जैन चौधरी लीड कर रहे थे। तो आज जैन चौधरी एक पेस सेट कर गए हैं 4 गांवों में जनसभाएं करके, मुख्यमंत्री की जनसभा के लिए भी। और मुझे लगता है कि इसी पिच पे इलेक्शन अब आगे जाने वाला है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जब अखिलेश यादव आएंगे यहाँ इस इलाके में, तो वो जैन चौधरी पर क्या अटैक करते हैं, क्योंकि जैन चौधरी ने सीधा हमला अखिलेश यादव पे किया है। केवल निशाना अखिलेश यादव थे, निशाना उनका पीडीए का फॉर्मूला था। तो क्या अखिलेश यादव जयंत को सीधे टारगेट करेंगे? आप देखना है, चूंकि अखिलेश यादव को लगता है उनके टारगेट पे भी जैन चौधरी इसलिए हैं चूंकि ये वो सीट है जहाँ पे चुनाव हो रहा है। जब 2022 में चुनाव हुआ विधानसभा का, तो चूंकि जो प्रत्याशी हैं चंदन चौहान, वो तो प्रत्याशी थे, वहाँ भी यही फार्मूला था कि प्रत्याशी सपा का होगा और सिंबल रालोद का होगा। आरएलडी को सीट दे दी, तो चंदन चौहान तो बेसिकली वो थे। अब उन्हें ये लगेगा, आज तो चतुराई से जैन चौधरी ने इस चैप्टर को क्लोज कर दिया। वो जैसे क्लोज करने की कोशिश करी, उन्होंने कहा कि ये जो सवाल चल रहा था कि साहब प्रत्याशी भाजपा की हैं, नेता भाजपा की हैं और प्रत्याशी आरएलडी की हैं, तो इस सवाल को, इस चैप्टर को क्लोज करने की कोशिश जैन चौधरी ने की। और वो लगातार ये बात कहते रहे बार बार कि मेरी प्रत्याशी नहीं है, चौधरी अजीत सिंह की प्रत्याशी हैं। और 2.5 साल चुनाव इन्होंने, चौधरी अजीत सिंह ने टिकट दिया था इनको जब बीजेपी के साथ गठबंधन था उस वक्त भी, तब 2.5 साल ही एमएलए रही, तो अब 2.5 साल फिर बनाओ उन्हें। तो वो चैप्टर तो उन्होंने क्लोज करने की कोशिश करी है। वो अलग बात है कि कितना इम्पैक्ट आता है उसका ग्राउंड। नहीं डॉक्टर साहब, आप देखो मिथिलेश पाल वो सीधी महिला है, विधायक रही है। आप देखो कि उसने जिस संजीदगी के साथ में आज अपनी बात रखी, उसने चारों वो भी इमोशनल कार्ड खेलती उसने वो कैसा कहा, उसने कहा कि भाई विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, तो मुझे आपने 2.5 साल का कार्यकाल तो दे दिया, मेरा 5 साल का कार्यकाल तो कर दो। इसको लेके, इसी बात को लेके पीछे से आवाज भी आई। मदन भैया का भाषण और बिल्कुल चर्चा के योग्य है। मदन भैया ने बहुत आक्रामक तरीके से भाषण दिया और कहा कि हम तो आरएलडी के लोग हैं, हम सत्ता के खिलाफ चुनाव लड़ना और जीतना जानते हैं, अब तो सत्ता साथ है। हाँ। तो उन्होंने कहा बाकी कोई कसर रह जाएगी तो हम लोग पूरी कर देंगे, हमारे पास पूरा सिस्टम है। नहीं, ये बात उन्होंने कही भी कि हम सत्ता के खिलाफ चुनाव जीते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास आरएलडी के पास तो, चूंकि खतौली उपचुनाव मदन भैया सत्ता के खिलाफ जीते थे, बीजेपी के खिलाफ जीते थे, और मामूली उपचुनाव नहीं था वो, बिल्कुल। और ये भी उपचुनाव एक तरह से, तो एक ये पेस उन्होंने सेट कहा उन्होंने कि हम तो, उन्होंने कहा कि आरएलडी तो उपचुनाव की बादशाह है। हाँ। जब उपचुनाव लड़ती है तो जीत के दिखाती है। उन्होंने कहा कि आज तो हमारे पास सत्ता है, सत्ता के साथ है, आज तो बड़ा वोट बैंक हमारे पास है। तो हालांकि हमें लगता है डॉक्टर साहब कि अखिलेश यादव के टारगेट पे तो इसलिए जयंत चौधरी हैं, इसलिए भी हैं कि वो ये चाहते हैं, उन्हें लगता है कि मीरापुर सीट उनके टारगेट पर होगी कि किस तरह। नहीं, वो तो है ही निश्चित तौर पे। उन्होंने जो गोटियां बिछाई हैं, जो समीकरण बिठाया है
कादिर राणा कोई कमजोर कैंडिडेट नहीं है, उनके बेटे की पत्नी सिंबुल राणा। तो अब अखिलेश यहाँ आते हैं तो उनके भाषण का कंटेंट क्या होगा, वो क्या मुद्दे उठाएंगे जयंत चौधरी को कटघरे में खड़ा करने के लिए, जयंत चौधरी पे क्या एलिगेशंस लगाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। चूंकि आज की रैली से ये तो पता चल गया कि लोकदल का ट्रैक कौन सा है, मतलब आरएलडी अपने का ट्रैक कौन सा है, ये तो पता चल गया। अब देखना ये है चूंकि अखिलेश यादव भले ही लखनऊ बैठे हों, पर चूंकि यहाँ जो उनकी टीम है अभी तक मीडिया के सामने काम नहीं आ रही। अब तो सोशल मीडिया में सब पब्लिक डोमेन में है, लाइव भाषण चल रहे थे, तो जाहिर सी बात है सारे दलों के नेताओं ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने भी आज जयंत चौधरी को सुना होगा, अखिलेश जी ने भी सुना होगा, तो वो इसी के हिसाब से स्क्रिप्ट तैयार होंगी सब नेताओं के भाषणों की। सब नेता एक दूसरे के भाषणों पर निगाह रखते हैं। हम देखते ही हैं कि मोदी जी लगातार राहुल गांधी को काउंटर करते हैं, राहुल गांधी उनके भाषण को काउंटर करते हैं, सेम डे विद इन 1 और 2 आवर्स जो भाषण होते हैं उनको भी काउंटर कर देते हैं। और आपने देखा होगा कि आज शाम के समय चंद्रशेखर आज़ाद की रैली हुई। हाँ, आज चंद्रशेखर की सभाएं थी, वो लगातार लगे हुए हैं। हाँ, वो जो है शुक्रताल में बड़ी मीटिंग हुई है निश्चित। तो अब चूंकि हमें लगता है इस समय अगर हम सपा की बात करें या आज़ाद समाज पार्टी की बात करें, तो वहाँ भी जो उनका मतलब जो पूरी आर्मी है, जो उनके वर्कर हैं, हम लोग तो जिक्र कर रहे हैं, लेकिन जब हम देखते हैं आज़ाद समाज पार्टी को, तो उनका चुनाव बहुत कमजोर नहीं है। हाँ, ट्रायंगुलर फाइट है, बहुत भयंकर फाइट है, सीन में है चंद्रशेखर आजाद। और इस बात को भाप रहे हैं जयंत चौधरी। जयंत चौधरी ये भाप रहे हैं कि सामने मजबूत लड़ाई है, और इसीलिए आप देखो आज वो 4 गांव में गए, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल नहीं किया, वो 4 गांव में गाड़ी से गए। गाड़ी से जाने का एक मैसेज ये भी था कि वो गाड़ी से आ रहे हैं, हेलीकॉप्टर का मैसेज अलग जा सकता था कि भाई सत्ता में है। और दूसरा, जब आप छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, अभी इलेक्शन में टाइम है, 20 तारीख को चुनाव है, 18 की शाम को 5 बजे प्रचार बंद हो जाएगा, और आज से लेकर के लगभग जो है 12-13 दिन का समय प्रचार का है, 12 दिन का। अब 12 दिन के प्रचार में अगर पहले दिन में 4 गांवों में नुक्कड़ सभाएं कर गए हैं जयंत चौधरी, तो और फिर 18 तारीख में फिर अगले 8 तारीख में आ रहे हैं वो मुख्यमंत्री जी के साथ रैली, तो जाहिरा तौर पे वो खतौली के पैटर्न पे इस चुनाव को लेके आ गए हैं। उन्होंने इसकी सीरियसनेस को पकड़ लिया है कि वो मुश्किल मुकाबले में फंसे हुए हैं, एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है सत्ता वाली, कास्ट कॉम्बिनेशन में गड़बड़ियां हो सकती हैं, कोएलिशन के इशू हो सकते हैं, 25 प्रत्याशी टिकट मांग रहे थे उनका इशू हो सकता है। तो ये तो जाहिर सी बात है अब कि वो जिस लेवल पे चले गए हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा लगातार घूमना भी पड़ेगा। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, आज तो जो है आज हम लोगों ने, हालांकि आज की चर्चा, आज हम भी कई गाँव में गए, और आज बहुत सारे समीकरण बने भी हैं और बहुत सारे ट्रैक भी निकले हैं। आज ये साफ हो गया, यहाँ तो ये साफ हो गया मीरापुर में कि आरएलडी की अपनी क्या रणनीति होगी, और चूंकि इसलिए हो गया कि 4 जगह सभा हुई और 4 में उसी ट्रैक पर उससे बाहर नहीं निकले बिल्कुल भी। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये पेस परसों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा में भी बना रहता है, या योगी आदित्यनाथ अपने एजेंडे पे अपने स्टाइल में बोलते हैं। ये महत्वपूर्ण बात होगी, इस पे हमारी निगाहें रहेंगी। मोरना भी मिक्स्ड पॉपुलेशन वाला इलाका है, बिल्कुल। और इस पूरी बेल्ट में, इस मीरापुर के क्षेत्र में 55 गांव तो मुस्लिम झोजा बिरादरी के हैं, तो ये बड़ी संख्या है बिल्कुल, और लगभग 38% मुस्लिम वोटर है। खैर, हम देखेंगे इसको भी, और हम अखिलेश यादव की रैली भी कवर करेंगे भविष्य में, चंद्रशेखर की रैली भी कवर करेंगे, और मायावती अगर इस इलाके में आती हैं तो उनकी रैली भी कवर करेंगे, और उसका भी ऐसे ही एनालिटिकल वीडियो आपके सामने पेश करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जाहिर करके बताइएगा कि आप किस नज़रिए से इसको देख रहे हैं। ये बहुत प्राइमरी कैलकुलेशंस हैं, प्राइमरी एनालिसिस हैं ये, चूंकि अभी शुरुआत भर हुई है बड़े नेताओं की रैलियों की। जैसे जैसे रैलियां आगे बढ़ेंगी, जैसे जैसे बातें आगे बढ़ेंगी, तो और डीप एनालिसिस होगा और डीप फैक्ट्स हमारे सामने आएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप कोई क्लोजिंग कमेंट जोड़ना चाहें राजेश भाई? बस मेरा तमाम दर्शकों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लगातार, चूँकि आप लगातार चैनल को देख रहे हैं, और तमाम जो चुनाव इस समय चुनाव पे जिस तरह की कवरेज चल रही है उसे आप लगातार देखें। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने कमेंट जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और लगातार हमें लगता है कि जो आपके कमेंट्स होंगे उस पर हम लोग उस पर भी कोई ना कोई वीडियो बनाएंगे, और आपके सामने जो सच्ची बात है वो हमेशा हर रोज रखेंगे। हम आपको एनालिटिकल वीडियोस देते रहेंगे लगातार। नेताओं के भाषण तो आप जाकर के कहीं भी
सुन सकते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स वो दे रहे हैं और बहुत सारे मेन स्ट्रीम मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी दे रहे हैं, लेकिन ग्रास रूट पे लोगों से बातचीत के आधार पे, रैलियों के पल्स के आधार पे, नेताओं के भाषणों के आधार पे एनालिटिकल वीडियोस आपको यहीं मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। हमारे चैनल को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब लगातार सब्सक्राइब करिए, और कमेंट कीजिएगा।